हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2023 के क्वेश्चन नंबर 54 to 60. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 40 children are standing in a circle. One of them, say child 1, has a ring. The ring is passed clockwise. Child 1 passes on to child 2. Child 2 passes on to child 4. Child 4 passes on to child 7 and so on. After how many such changes, including child 1, will the ring be in the hands of child 1 again? ठीक है, तो हमें ये बोला है कि एक सर्कल में 40 बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम मान लेते हैं ये एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें 40 बच्चे बैठे हैं। ऑल्दो ये कम है पर मान लेते हैं इसी तरह से 40 बच्चे बैठे हुए हैं। उनमें से एक बच्चे के पास एक रिंग है और उससे हमने चाइल्ड 1 नाम दे दिया है। फर्स्ट चाइल्ड उसे हमने समझ लिया है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ये सेकंड चाइल्ड को रिंग पास कर रहा है। ठीक है, सेकंड चाइल्ड फोर्थ नंबर पे जो चाइल्ड है उसको रिंग पास कर रहा है। फोर्थ वाला जो है वो सेवेंथ नंबर पे जो चाइल्ड है उसे पास कर रहा है। तो इस तरह से वो आगे रिंग पास करते जा रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि फाइनली, क्योंकि ये सर्कल में बैठे हुए हैं, तो फाइनली इस फर्स्ट नंबर वाले चाइल्ड के पास कब रिंग वापस से आएगी, ये हमें बताना है इस सब इंफॉर्मेशन के बाद में। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि पैटर्न क्या बन रहा है इनमें। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाले बच्चे के पास रिंग है, देन उसने अपने नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो बच्चा है उसे रिंग ट्रांसफर करी, तो एक का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाले ने फोर्थ नंबर वाले चाइल्ड को रिंग पास करी है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया है। देन फोर्थ वाले ने सेवेंथ नंबर पे पास करी है, तो 3 का डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। अब आप पैटर्न देख ही चुके होंगे, नेक्स्ट कौन से वाले पर जाएगा, 4 का डिफरेंस नेक्स्ट आएगा और 11th नंबर वाले बच्चे के पास अब वो रिंग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 5 का डिफरेंस आ जाएगा और 16th नंबर पर जो बच्चा होगा उसके पास अब वो रिंग जाएगी। देन 6 का डिफरेंस आ जाएगा और 22 नंबर पर जो बच्चा होगा उसके पास रिंग जाएगी। देन 7 का डिफरेंस आ जाएगा और 29th नंबर पर जो बच्चा होगा उसके पास वो रिंग चली जाएगी। ठीक है, अब 29th के बाद में 8 का डिफरेंस आएगा और 37th नंबर पे जो बच्चा होगा उसके पास वो रिंग अब जाएगी। ठीक है, अब क्या है, वापस से घूमेगा, क्योंकि 37 के बाद में 9 बच्चों के बाद में 9 का डिफरेंस आएगा और फिर वो रिंग ट्रांसफर होगी। तो इन 9 में से 3 तो जो है वो 40 तक वाले ही बच्चे होंगे, 38, 39 और 40, 3 तो ये वाली हो जाएंगे। उसके बाद वापस से वो रिंग घूमना स्टार्ट करेगी, तो 6th नंबर वाले बच्चे के पास अब वो रिंग वापस से जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 10 का डिफरेंस आएगा और 16th नंबर वाले बच्चे के पास वो रिंग चली जाएगी। देन 11 का डिफरेंस आएगा और 27th नंबर वाले बच्चे के पास वो रिंग चली जाएगी। ठीक है, अब 27 के बाद में 12 का डिफरेंस आएगा और 39th वाले बच्चे के पास वो रिंग जाएगी। देन 13 का डिफरेंस आएगा और अब वापस से वही रिंग घूमना स्टार्ट कर देगी, तो C12 वाले बच्चे के पास वो रिंग जाएगी। ठीक है, C12 के बाद यहाँ पर 14 का डिफरेंस हम लेंगे, तो जब 14 का डिफरेंस लेंगे तो 36 नंबर वाले बच्चे के पास वो रिंग वापस से जाएगी। सॉरी, 26 नंबर वाले के पास, सॉरी 12 में 14 ऐड करेंगे तो 26 नंबर वाले बच्चे के पास वो रिंग वापस से जाएगी। अब 26 के बाद में 15 का डिफरेंस आएगा और वापस से ये फर्स्ट नंबर वाले चाइल्ड के पास चली जाएगी। ठीक है, कैसे, 26 प्लस 14 तो 40 तक ही हो गए और 15th नंबर का जो बच्चा होगा वो चाइल्ड 1 ही होगा, तो 1 के पास वो वापस चली गई है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने इस तरह के अटेम्प्ट्स के बाद में वो रिंग वापस से चाइल्ड 1 के पास जाएगी। तो यहाँ पर ये 15 के बाद ही वो वापस फर्स्ट के पास जाएगी, तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा B15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the middle term of the sequence ZZ YYY XXXX WWWWW and so on up to A? ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर Z दिया हुआ है 2 बार, देन Y है 3 बार, X है 4 बार, W है 5 बार और इसी तरह से हमें पूरे A तक जाना है। और ये बताना है फिर कि ये जो सीक्वेंस इस तरह की हमें दी हुई है, इस सीक्वेंस की मिडिल टर्म क्या होगी, ये हमें फाइनली बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंग्लिश अल्फाबेट में, जो कि हम A to Z बोल लें या Z to A बोल लें, टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स टोटल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें Z से स्टार्ट किया हुआ है, तो Z हमें दिया हुआ है 2 बार, देन Y दिया हुआ है 3 बार। तो इसी तरह से जब हम आगे चलते जाएंगे तो फाइनली A कितनी बार आएगा, यहाँ पर A आएगा हमारा 27 टाइम्स। कैसे, ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जब Z है, फर्स्ट लेटर जो है वो 2 बार आ रहा है, सेकंड लेटर जो है वो 3 बार आ रहा है,
तो जो 26th लेटर जो होगा, यहाँ पर हम Z to A चल रहे हैं, तो 26th लेटर जो होगा वो 27 टाइम्स आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ए फाइनल लास्ट में ए जो आएगा वो आएगा टोटल, वो आएगा 27 टाइम्स। अब हमें ये देखना है कि इस पूरी सीक्वेंस में, जो कि Z से लेकर ए तक की पूरी सीक्वेंस है, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट लेटर जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, तो फर्स्ट तो 2 ही हो गया, प्लस y 3 बार आ रहा है तो 3 हो गया, प्लस x 4 बार आ रहा है प्लस 5। तो इस तरह से हमारा चलता जाएगा, प्लस b आएगा 26 टाइम्स, देन a आएगा 27 टाइम्स। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं हम, 2 से लेकर 27 तक के जो नंबर्स हैं उन्हें हम सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने किया था कि जो n नेचुरल नंबर्स होते हैं, टोटल n नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर n तक के, उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 1 से लेकर n तक तो नहीं है, मतलब 1 से 27 तो नहीं है, 2 से 27 तक का है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं और जो सम आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो हमारा वो ये n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया 1 से 27 तक का, और फाइनली वापस से हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा 2 से लेकर 27 तक का जितना सम होगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 से 27 तक का सम करेंगे तो n तो कितना हो गया हमारा 27, तो सम कितना हो जाएगा इसका, n जो कि 27 है इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा इसका सम हो गया। और फाइनली क्या कर देंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे। तो जब ये सम निकालेंगे हम, तो ये सम हमारा आ जाएगा 377। ये सम कितना आ जाएगा 377। ठीक है, अब 377 ये एक ऑड नंबर हमको यहाँ पर मिला है, तो ऑड नंबर है इसीलिए हम फाइनली मिडिल टर्म भी निकाल सकते हैं इसमें। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 1 2 3 4 5, अब इसमें हमें मिडिल टर्म देखनी है, तो क्या क्या आएगी इसकी मिडिल टर्म 3, क्योंकि 2 नंबर इधर रह गए, 2 नंबर इधर रह गए, बीच की जो मिड टर्म आई वो हमारी फाइनली निकल गई। तो ये 377 ऑड नंबर्स हैं, तो इसके इधर के नंबर्स निकल जाएंगे, इधर के नंबर्स निकल जाएंगे, और बीच की जो टर्म होगी वो हमारी इसकी मिडिल टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरफ कितने नंबर होंगे, तो इसका हाफ जो करेंगे हम, 377 का हाफ अगर हमने किया तो वो हाफ हमारा होएगा 188.5। ठीक है, वो हाफ कितना हो जाएगा 188.5। तो इसका मतलब ये है कि इसके इस तरफ 188 नंबर्स होंगे, आई मीन अल्फाबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे, और इसके इस तरफ भी 188 अल्फाबेट्स ही होंगे। और जो ये 189th टर्म होगी यहाँ पर, जो इसकी मिडिल टर्म आने वाली है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वापस से हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे इसे। पर इसे ध्यान से देखिए, टोटल इसका जब हम हाफ करेंगे 377 का हाफ, तो वो आएगा 188.5। इस 188 में से 0.5 में से 188 इस तरफ की टर्म्स होंगी, 188 ही इस तरफ की टर्म होगी, और जो ये मिडिल टर्म आएगी हमारी, वो आएगी 189th नंबर की टर्म। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे इस 189th टर्म को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये मिडिल टर्म है तो चाहे Z to A चल जाओ चाहे A to Z चल जाओ, सेम ही आने वाला है दोनों तरफ से। ठीक है, तो इजी हमारा यही पड़ेगा कि हम A to Z जाए, A to Z हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे, अब हमें क्या करना है, 189th टर्म निकालनी है, तो हम 188 सबसे पहले लेकर चलते हैं। 188 में से 27 माइनस कर देते हैं। ये 27 क्यों माइनस किए, क्योंकि ये जो A है वो 27 टाइम्स आ रहा है, A आ रहा है हमारा 27 टाइम्स, तो सारे A हट जाएंगे अगर हम इसमें से 27 को माइनस कर लेंगे तो 27 को माइनस करते ये हमारा आ जाएगा 161। ठीक है, अब इस 161 में से हम 26 को माइनस कर लेंगे, तो यहां से 161 में से क्या हुआ, पहले तो ये A एलिमिनेट हो गया हमारा, तो वो टर्म में A तो नहीं आने वाला। अब 26 माइनस करेंगे तो हमारा B भी हट जाएगा, तो ये हमारा आएगा अब 135। ठीक है, अब ये हमारा B भी यहाँ से हट चुका है। देन 135 में से हम 25 माइनस करेंगे, तो जब ये 25 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 110। इस 110 से क्या हुआ कि हमारा C भी अब हट चुका है पूरी तरह से। ठीक है, अब ये 110 में से हम 24 माइनस करेंगे, तो ये 24 माइनस करने पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 86, ये अब यह हमारा आएगा। तो इसमें हमारा D भी हट चुका है। ठीक है, तो ये 4 अभी तक हमारे हट गए हैं, ABCD। नेक्स्ट E आएगा, तो वो 86 में से हम 23 माइनस करेंगे, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 63। ठीक है, तो यहाँ पर E भी हमारा हट गया।
तो वो टर्म ई भी नहीं होगी इसका मतलब। देन इस 63 में से हम 22 माइनस करेंगे, तो जब ये 22 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 41। ठीक है, इस 41 में हमारा एफ भी हट चुका है। ठीक है, यहां तक हमारा एफ भी हट गया। उसके बाद में इस 41 में से अब हम 21 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20। तो एफ और अब यहाँ पर हमारा जी भी हट गया है। ठीक है, अभी तक इतना समझ आ रहा है। तो यहाँ से 41 में से 21 माइनस किया तो 20 आया, और अब जी भी हमारा हट गया। इधर ऊपर की तरफ देखते हैं यहाँ पर, अब फाइनली हमारा बचा है 20, और नेक्स्ट जो हमारा टर्म हम लेंगे वो भी 20 ही माइनस करेंगे। तो 20 में से 20 माइनस करने पर 0 आया, तो फाइनली हमारा एच भी हट गया। तो एच भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म आने वाली है उसमें हम आई को कंसिडर करेंगे, और वो आई ही हमारा 189 नंबर का टर्म होगा, क्योंकि 188 टर्म्स हम यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं इन सबको मिला के। तो वो जब 188 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो फाइनली जो हमारा बचा है 189 टर्म जो आएगी वो हमारी आने वाली है आई, और आंसर यहाँ पर उसकी वजह से हमारा हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इज P ग्रेटर देन Q, और दो स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी हुई है, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0, एंड स्टेटमेंट 2 है P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें ये बताना कि इन स्टेटमेंट्स को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है P इंटू क्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि P जो है वो हमारा है 3 और Q जो है वो हमारा है 2। तो P इंटू क्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 6। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, इतना दिख रहा है हमें यहाँ से, और P ग्रेटर देन Q है, ये भी हमें यहाँ से दिख रहा है। लेकिन ये तो एक केस हुआ जब हमने दोनों को पॉजिटिव लिया। ठीक है, हमें P और Q के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 हैं या लेस देन 0 हैं, तो हमें वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमने ये तो तब ले ली कंडीशन जब हमने दोनों को ग्रेटर देन 0 माना है। अब हम मानते हैं कि दोनों ही लेस देन 0 हैं, तो P हमारा यहाँ पर है -3 और Q हमारा यहाँ पर है -2। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में P जो है वो लेस देन Q हो रहा है, क्योंकि -3 जो है वो -2 से छोटा होता है, तो P जो है वो यहाँ पर लेस देन Q है। ठीक है, तो अब P इंटू क्यू अगर अभी हम करेंगे तो P इंटू क्यू अभी भी कितना आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो P इंटू क्यू यहाँ पर हमारा +6 आ जाएगा। तो P इंटू क्यू तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, लेकिन जो P है वो लेस देन Q है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि P जो है वो Q से बड़ा होगा या नहीं होगा, अनलेस कि हमें ये पता ही नहीं है कि दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हम कुछ भी अभी नहीं पता कर सकते। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। P स्क्वायर और Q स्क्वायर, तो अब P वापस से वही, P को अगर हम 3 ले लेंगे तो P स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, और Q को अगर हम 2 लेंगे तो Q स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4। तो P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, तो ये तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये वही है कि उसी केस में हो रहा है जब दोनों हमने पॉजिटिव लिए हैं। दोनों को अगर नेगेटिव ले लेंगे तो P अगर -3 लेंगे और Q को -2 लेंगे तब भी P स्क्वायर तो 9 ही होगा, क्योंकि वही P -3 इंटू -3 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो 9 ही होगा। और Q स्क्वायर उस केस में हो जाएगा हमारा 4, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो P स्क्वायर तो हमारा ग्रेटर देन Q स्क्वायर हो रहा है, लेकिन P अभी भी हमारा लेस देन Q है इस वाले केस में। तो इससे भी हम नहीं बता सकते हैं, इससे भी हम नहीं बता पाएंगे कि P जो है वो ग्रेटर देन Q होगा या नहीं होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट से हम नहीं पता कर सकते, तो आंसर यहाँ हमारा आएगा डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। दोनों को टुगेदर भी अगर हम यूज कर लेंगे कि P इंटू क्यू ग्रेटर देन 0 हो गया और P स्क्वायर और ग्रेटर देन Q स्क्वायर हो गया, तब भी हम इसका आंसर नहीं बता सकते, तो डी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी उसी तरह का है। अब यहाँ क्वेश्चन हमें पूछा है, इज P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर, वेयर P, Q एंड R आर इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, सेकेंड है P माइनस आर इज नेगेटिव। ओके, तो अब हमें दिया क्या है, पूछा क्या है,
P प्लस क्यू माइनस आर, ये P माइनस क्यू प्लस आर से बड़ा है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। P प्लस क्यू माइनस आर, ये हमें बोला है बड़ा होना चाहिए P माइनस क्यू प्लस आर से। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ से P और P कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव का साइन है, तो ये P से P कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है और यहाँ माइनस आर है, यहाँ प्लस आर है, तो इन्हें हम चेंज करके करेंगे, तो ये क्यू इस तरफ ले आएंगे और इस आर को इस तरफ ले जाएंगे। तो जब Q इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2Q, ये माइनस का Q इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का R इस तरफ का इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2Q इज लेस देन 2R, ये हमें फाइनली बताना है, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या Q जो है वो R से बड़ा है या नहीं। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है P माइनस क्यू इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये Q इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो ग्रेटर देन Q है। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हुआ, लेकिन हमें तो Q और R में रिलेशन बताना है, P और Q में नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सेकेंड स्टेटमेंट को यूज करेंगे, तो इसमें क्या है, P माइनस आर इज नेगेटिव। P माइनस आर क्या है, वो लेस देन 0 है, तो यहां से क्या आ जाएगा कि जो P है वो लेस देन R है। यहां से हमें ये पता चला है। ठीक है, तो अब इन दोनों को ही कंबाइन करके हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अकेले सेकंड स्टेटमेंट से भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, फर्स्ट से भी नहीं निकला था, तो अब दोनों को कंबाइन करते हैं। तो फर्स्ट से तो क्या है, P इज ग्रेटर देन Q, और सेकंड से क्या है कि जो P है वो R से छोटा है। तो इसका मतलब जब इन दोनों को हम कंबाइनली यूज कर रहे हैं, तो यहां से हमें दिख रहा है कि जो ये R है वो Q से बड़ा है, और यहाँ पे हमें ये दिया होता है कि Q क्या R से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। लेकिन इसका आंसर हमने बता दिया है कि जो ये पूछा था कि क्या ये ऐसा होगा, तो वो हमने बताया कि वो नहीं हो सकता है। तो जब दोनों को हमने कंबाइन करके यूज किया, तब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन नहीं होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, बट कैन नहीं, ये भी नहीं होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। तो सी इसका आंसर यहां से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ पार्टी 75% took tea, 60% took coffee, and 15% took both tea and coffee. No one taking milk takes tea. Each person takes at least one drink. ठीक है, तो क्वेश्चन हमें पूछा है हाउ मेनी persons attended the party. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है 50% took milk, then second statement है number of the persons who attended the party is 5 times the number of persons who took milk only. ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक पार्टी में 75 लोग तो थे, उन्होंने टी ली, 60 ने कॉफी, और 15 ऐसे थे जिन्होंने टी और कॉफी बोथ लिया है। उसके बाद हमें दिया है कि ऐसे जिन्होंने मिल्क पिया था उन्होंने टी नहीं ली। तो फाइनली हमें ये बताना है कि टोटल कितने पर्सन्स थे पार्टी के अंदर। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 75 टोटल ऐसे लोग थे जिन्होंने टी ली। इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे, सबसे इजी पड़ेगा। तो 75% ऐसे हो गए जिन्होंने टी ली। ये फर्स्ट सर्कल हमने टी का लिया है, सेकंड हम कॉफी का ले रहे हैं, और थर्ड सर्कल ये जो है ये मिल्क के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले 75 लोग ऐसे थे जिन्होंने टी ली, उनमें से 15 तो कॉमन ही थे जिन्होंने टी और कॉफी दोनों ली है, तो ये 15 हम हटा देंगे। ठीक है, तो सिर्फ टी लेने वाले कितने बच गए, 60। 75 माइनस 15, सॉरी 75 माइनस 15 करेंगे तो कितने आ गए, ये 60। ठीक है, ऐसे 60% ऐसे थे जिन्होंने कॉफी ली, 60 में से भी हम 15 माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा हमारा, 45 लोग ऐसे आ गए जिन्होंने सिर्फ कॉफी ली थी। ठीक है, अब मिल्क का हमें अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट में इसका हमें दिया हुआ है, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके देखेंगे कि मिल्क से हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें फिर फाइनली बताना होगा कि टोटल कितने लोग थे। तो सबसे पहले तो हम अगर टी और कॉफी के देख लें, टोटल इन दोनों को लेने वाले कितने लोग थे, तो हमारा इनका तो आ जाएगा। उसके बाद हमें सिर्फ मिल्क का कंसिडर करना रहेगा। तो टोटल सिर्फ टी पीने वाले 60 प्लस दोनों पीने वाले 15 प्लस सिर्फ कॉफी लेने वाले 45, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 120 लोग तो ऐसे थे जो
टी या कॉफी में से कुछ ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद अब फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है 50% टुक मिल्क, ठीक है। तो मिल्क लेने वाले हमारे 50 हमें दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन क्या है कि टोटल 50 दिए हुए हैं जो मिल्क ले रहे थे। तो हमें ये पोर्शन अभी नहीं पता है कि ऐसे कितने लोग थे जो मिल्क प्लस कॉफी दोनों ही ले रहे थे। तो हम नहीं बता सकते कि हम 120 में अगर 50 ऐड भी कर देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसलिए इससे तो कम ही होंगे, जितने भी लोग थे वो इससे कम होंगे। तो इसलिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं बता सकते कि आंसर क्या होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। द नंबर ऑफ द पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ द पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। अब यहाँ पर हमें मिल्क ओनली वाला दे दिया है। फर्स्ट में हमें सिर्फ मिल्क के बारे में बोला था तो ओनली का हमें नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर हमें बोल दिया है कि मिल्क ओनली लिया है उन लोगों में। तो हम मान लेते कि एक्स लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ मिल्क लिया है। तो अब टोटल कितने पर्सन हो गए? 120। तो टी प्लस कॉफी वाले हो गए प्लस एक्स, इतने टोटल पर्सन हो गए। अब बोला क्या है कि ये जो नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने पार्टी अटेंड करी वो इसका 5 टाइम्स थे। तो ये हो जाएंगे हमारा 5x, ठीक है। जितने लोगों ने सिर्फ मिल्क लिया उसके 5 टाइम्स टोटल पार्टी मेंबर्स थे। तो 120 प्लस एक्स इतने हमारे मेंबर्स हो गए पार्टी में। और ये कितना हो जाएगा? 5x, क्योंकि ये हमें इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा? ये 120 इज इक्वल टू, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू यहां से हमारी आ जाएगी 30। 120 डिवाइडेड बाय 4, तो 30 यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई। तो टोटल अब हम मेंबर्स निकाल सकते हैं कितने होंगे। ये हो जाएंगे हमारे 120 प्लस 30, तो टोटल हमारे 150 मेंबर्स आ गए पार्टी में। तो अब हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 को यूज करते हुए हम आंसर निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट 1 से नहीं निकलेगा, अलोन स्टेटमेंट 1 से नहीं निकलेगा, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 से ही हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा है ए आंसर हो जाएगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। फर्स्ट को अगर अलग से हम यूज करेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन सेकेंड को अगर हम अलग से यूज करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ओके, स्टेटमेंट 2 है द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि तो नंबर क्या होगा। ये दो स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं और उनसे हमें बताना होगा कि नंबर क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो हमेशा जब भी ये वाला है कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स के बराबर हैं, तो वो नंबर जो होगा वो 1, 2 और 3, ये 3 ही डिजिट को यूज करके बना होगा। क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 6। तो वो जो नंबर होगा वो 1, 2 और 3 को यूज करते हुए ही बनेगा। लेकिन अब इनको यूज करते हुए सिर्फ एक नंबर तो नहीं होगा 123। ये नंबर 132 भी हो सकता है, या फिर 231 भी हो सकता है, 231 भी हो सकता है, या 213 भी हो सकता है, या 312 भी हो सकता है, या 321 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 6 ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं और इनमें से वो नंबर कोई भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 से तो हम नहीं बता सकते कि वो नंबर क्या होगा। ओके, स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना है हमारा? 6। 3 प्लस 2 प्लस 1 6। तो 6 से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इन सब नंबर्स को देखें तो ये सारे नंबर्स 6 से डिविजिबिलिटी का हमने चेक किया था पहले कि 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। अब इन सारे नंबर्स का सम करेंगे तो 6 आ रहा है, तो वो 6 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कोई भी नंबर ले लो वो 3 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन 2 से डिविजिबल है या नहीं उसके लिए क्या होना चाहिए? वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए। तो एक तो 132 वो नंबर हो सकता है, या फिर 312 वो नंबर हो सकता है। तो 2 नंबर्स इस तरह के हो सकते हैं जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। तो अब हम इनमें से भी नहीं बता सकते कि नंबर 132 है या 312 है। तो आंसर तो हम स्टेटमेंट 2 को भी यूज करके नहीं दे पाएंगे। तो दोनों को स्टेटमेंट्स को भी अगर हम साथ में यूज कर लेंगे तब भी हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आंसर यहाँ पर हमारा आएगा डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड
इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। दोनों को साथ में भी यूज कर लेंगे तब भी हम आंसर नहीं दे पाएंगे, सो डी इज द आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For 5 children with ages A, B, C, D, E, any two successive ages differ by 2 years. ठीक है। What is the age of the youngest child? जो सबसे छोटा चाइल्ड होगा उसकी एज बतानी, मतलब कि ए की एज बतानी, क्योंकि जो एज है वो इस तरह से इंक्रीज कर रही है, तो सबसे छोटा जो होने वाला है वो ए ही होने वाला है, तो फाइनली हमें ए की एज बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में है द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times द यंगेस्ट। ठीक है। सेकेंड है द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 years। ओके, तो अब हमें सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो क्या है कि जो ये ए बी सी डी ई है, तो ए सबसे छोटा है, देन ई सबसे बड़ा है। ठीक है। और जो इन में आपस में गैप है सक्सेसिव नंबर्स में, सक्सेसिव पर्सन्स में, वो 2 years का गैप है। यहाँ पर सब में 2 2 years का गैप आने वाला है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो हो जाएगा A+2, जो सी है वो हो जाएगा B+2, इसका मतलब कि A+4, जो डी है वो हो जाएगा C+2, इसका मतलब A+6, जो ई है वो हो जाएगा D+2, इसका मतलब A+8। तो इस तरह से इन सबकी एजेस हमने एक ही टर्म्स में लिख ली। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times द यंगेस्ट। एल्डेस्ट कौन है, ई, कितना है A+8, इसकी एज वो बोल रहे कि 3 times द यंगेस्ट है, यंगेस्ट ए है, तो ए के 3 times इसकी एज है, तो जब इधर इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2a, 3a माइनस a इज 2a इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 4। तो आंसर यहाँ पर हमारा आ गया, a की ही एज हमें निकालनी थी, तो वो हमें मिल गई है 4। तो स्टेटमेंट 1 अभी हमने सिर्फ यूज की है और हमने आंसर निकाल लिया है। ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 को यूज करके तो आंसर आ रहा है। अब 2 को भी यूज करके देखते हैं। तो जब 2 को यूज करेंगे तो एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 years। तो एवरेज एज क्या है, हमने एवरेज के क्वेश्चंस किए हुए हैं, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, A+A+2 प्लस A+4 प्लस A+6 प्लस A+8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं, 5, 5। ठीक है। ये कितना दिया हुआ है हमें, 8 दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, अब ये 5a +2 +4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा तो 40 यहाँ से हो जाएगा ये। अब इधर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 4 यहाँ से भी हमारा आ गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट ही अलोन हमने अभी भी यूज की है और उससे भी हमने आंसर निकाल लिया है। यहाँ पर भी हमारा a इज इक्वल टू 4 आ गया है। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट को अगर हम अकेले अकेले भी यूज करेंगे तब भी आंसर हमारा निकल रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।